कहते हैं हर अंधेरे के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक किरदार। और जब कहानी हो जुर्म, ताकत और खौफ की, तो उस किरदार का नाम होता है दाऊद इब्राहिम। सत्ताईस दिसंबर 1955 महाराष्ट्र के जिला रत्नागिरी के एक छोटे से गांव मुमका में एक मामूली पुलिस कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर के घर एक बच्चा पैदा होता है। सरकारी कागजात पर नाम दर्ज हुआ शेख दाऊद इब्राहिम कास्कर, एक नाम जो इब्तिदा में किसी को मालूम न था, मगर वक्त ने उसे एक ऐसी शनाख्त दी जो जराइम की दुनिया के मुतरादिफ बन गई। वो शनाख्त थी दाऊद इब्राहिम, जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह। दाऊद का बचपन किसी शहजादे का सा नहीं था। मुंबई की तंग गलियों, मोहम्मद अली रोड और टिमका स्ट्रीट के हंगामे में दाऊद ने कम उम्री में ही जराइम की दुनिया में पहला कदम रखा। इब्तिदा में ये सिर्फ भत्ताखोरी, छोटे मोटे झगड़े और मामूली जराइम थे, मगर जल्द ही उसने खून का रास्ता अपना लिया। ये वो गंदे पानी की नाली थी जो उसे एक गहरे समंदर की तरफ ले जा रही थी। इब्तिदाई तौर पर वो उस वक्त के मशहूर गैंग अमीरजादा पठान के साथ मुंसलिक हुआ। ये वो दौर था जब मुंबई पर कई गैंगस्टर्स की हुक्मरानी थी। इसी दौरान उसे हाजी मस्तान जैसे एक बड़े और मोतबर नाम की सरपरस्ती मिली, मगर दाऊद गुलामी के लिए नहीं बल्कि अपनी सल्तनत के लिए पैदा हुआ था। उसका ख्वाब सिर्फ सरपरस्ती नहीं बल्कि खुद मुख्तारी और हुक्मरानी था। 1981 ये साल दाऊद इब्राहिम की जिंदगी में एक फैसला कुन मोड़ साबित हुआ। उसके बड़े भाई साबिर इब्राहिम कास्कर को अमीरजादा और आलमजेब पठान गैंग के हाथों बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये एक ऐसा जख्म था जिसने दाऊद को एक नया रूप दिया। वो उसके बाद सिर्फ एक आम गैंगस्टर नहीं रहा, बल्कि इंतकाम की आग में जलता हुआ एक बेरहम शिकारी बन गया। निहायत चालाकी और सफ़ाकी से उसने अपने भाई के कातिलों को चुन चुन कर निशाना बनाया। मुंबई की सड़कें खून से रंगीन हो गईं और इस खूनी इंतकाम के बाद मुंबई की ज़ेर ज़मीन दुनिया ने उसे डॉन तस्लीम कर लिया। अब वो सिर्फ एक लड़का नहीं बल्कि एक ताकतवर और खौफनाक लीडर था। मुंबई पुलिस ने 80 की दहाई में उसे गिरफ्तार करने की कोशिशें की और एक बार उसे हिरासत में भी लिया गया, मगर वो जमानत पर रिहा होकर हिंदुस्तान से फरार हो गया और दुबई को अपनी नई पनाहगाह बनाया। इसी दौरान बॉलीवुड में उसकी सरमायाकारी ने फिल्मी दुनिया को भी अपनी लपेट में ले लिया और कई फिल्मी सितारे उसके करीब आने लगे। अफवाहें थीं कि दाऊद के कहने पर फिल्मों में तब्दीलियां की जाती थीं और कई अदाकार उसके साथ ताल्लुकात रखने पर मजबूर थे। तो एयरपोर्ट पे मुझे किसी ने एक फ़ोन थमा दिया, कहा कि भाई आपसे बात करेंगे। मैंने ना समझते समझा कोई फ़ैन होगा, बात की तो दाऊद साहब का फ़ोन था। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो चाय पे आ सकोगे तुम। दाऊद को ये शक था कि आपको उसके घर का पता ना चल जाए, तो गाड़ी घुमा घुमा के ले जा रहे। कहा जाता है एक बार अमिताभ बच्चन ने अपनी एक फिल्म में दाऊद के अंदाज में डायलॉग बोला तो दाऊद ने उसे थप्पड़ रसीद किया। हालांकि इस वाक़े की कोई आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी है, ताहम सलमान खान, गोविंदा, संजय दत्त जैसे बड़े नामों के दाऊद से ताल्लुकात की खबरें आम थीं। संजय दत्त ने खुद अदालत में एतराफ़ किया कि दुबई में एक डिनर पर मेरी दाऊद से मुलाकात हुई थी, जहां दाऊद के भाई भी मौजूद थे। 12 मार्च 1993 मुंबई के लिए ये एक ऐसा दिन था जो तारीख में स्याह हरूफ से दर्ज हुआ। शहर में एक साथ 12 धमाके हुए, 257 बेगुनाह लाशें बिखर गईं, सैकड़ों जख्मी तड़प उठे। This was India's 9/11. Mumbai is in flames. There is panic on the streets. And as the death toll rises, और इस हौलनाक दहशतगर्दी का इल्जाम आया दाऊद इब्राहिम और उसके करीबी साथी टाइगर मेमन पर। यह वो दिन था जब दाऊद सिर्फ एक डॉन नहीं रहा बल्कि एक बैनुल अक़वामी दहशतगर्द बन चुका था। इसके बाद उसके देरीना और काबिल एतमाद साथी छोटा राजन ने उससे अपनी राहें जुदा कर लीं। छोटा राजन ने दाऊद पर हिंदुस्तान से गद्दारी का इल्जाम लगाया और उन दोनों के दरमियान गैंग वॉर की एक नई लहर शुरू हो गई। दाऊद ने अपनी डी कंपनी के जरिए जराइम का एक आलमी नेटवर्क खड़ा किया, जिसमें उसके काबिल एतमाद साथी शामिल थे: छोटा शकील, अबू सालिम, अनीस इब्राहिम और इकबाल कास्कर। इनमें से कई साथियों को बाद में मुख्तलिफ ममालिक से गिरफ्तार करके हिंदुस्तान के हवाले किया गया।
इकबाल कास्कर को दुबई से भारत डिपोर्ट किया गया, जबकि अबू सालिम को पुर्तगाल से गिरफ्तार किया गया और उसे 1993 के मुंबई बम धमाकों का एक अहम मुलजिम करार दिया गया। 2002 में अमेरिकी महकमा खजाना ने बाज़ाब्ता तौर पर इल्ज़ाम लगाया कि दाऊद ने अल-कायदा और तालिबान से राब्ते कायम रखे और अपने वसी स्मगलिंग नेटवर्क्स को उनकी मदद के लिए इस्तेमाल किया। ये इल्ज़ामात उसकी खतरनाक हैसियत को मज़ीद बढ़ा देते हैं। 2008 के मुंबई हमले में भी दाऊद का नाम एक बार फिर सामने आया। गिरफ्तार दहशतगर्द अजमल कसाब ने मुबैना तौर पर एतराफ़ किया कि उन्हें असलहा दाऊद की तंजीम ने मुहैया किया था। ये इल्ज़ामात इस बात की निशानदेही करते हैं कि दाऊद का नेटवर्क सिर्फ माली जराइम तक ही महदूद नहीं, बल्कि बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी में भी उसका किरदार मशकूक है। कई खुफिया रिपोर्ट्स ने दाऊद को पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से भी जोड़ा। ये अफवाहें गर्दिश करती रहीं कि उसके AQ खान नेटवर्क के साथ ताल्लुकात रहे हैं और उसके स्मगलिंग नेटवर्क को ताबकार मदद की नकलो हमल के लिए भी इस्तेमाल किया गया। ताहम आज तक ऐसी किसी भी सरगर्मी पर दाऊद के खिलाफ अवामी तौर पर साबित शुदा कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। आज दाऊद इब्राहिम का नाम सिर्फ फाइलों और खबरों में ही जिंदा नहीं, बल्कि एक पुरस्रार साया बन चुका है। कहते हैं दाऊद इब्राहिम आज सख्त बीमार है। गुज़िश्ता 2 बरसों में उसे 2 हार्ट अटैक हो चुके हैं। उसने मुबैना तौर पर अपने करीबी साथियों को वसीयत दी है कि अगर मर जाऊं तो मुझे मेरे आबाई गांव रत्नागिरी में दफन करना। ये वसीयत अगर सच है तो एक ऐसे शख्स की आखिरी ख्वाहिश है जो अपने जड़ों की तरफ लौटना चाहता है, चाहे वो कितना भी बड़ा मुजरिम क्यों ना हो। दाऊद इब्राहिम एक मुजरिम, एक आलमी दहशतगर्द, एक साजिश का हिस्सा, एक किरदार या एक अफसाना। आज भी भारतीय हुकूमत इसे सबसे बड़ा दुश्मन करार देती है। इसके सर पर करोड़ों का इनाम मुकर्रर है, लेकिन इसका वजूद सिर्फ खबरों और खुफिया फाइलों में ही जिंदा है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है, पाकिस्तान, दुबई या वक्त के अंधेरे में कहीं गुम। उसकी कहानी आज भी एक मुअम्मा है। सवाल आपसे है, क्या दाऊद इब्राहिम सिर्फ एक मुजरिम था जिसने दौलत और ताकत की हवस में सब कुछ दांव पर लगा दिया, या वो कुछ और था, एक ऐसा किरदार जिसके ताने बाने गहरी साजिशों और आलमी ताकतों के साथ जुड़े हुए थे? कमेंट में अपनी राय दीजिए और ऐसी ही किसी और दिलचस्प और पुरस्कार कहानी के साथ जल्द मिलते हैं। तब तक होशियार रहिए, क्योंकि साए कभी नहीं मरते।